नमस्कार साथियों। आज हम लोग देखेंगे सांवले सपनों की याद, जो कि श्री जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखित एक डायरी विधा में संस्मरण है। विधा आपको इसलिए बताते चल रहे हैं कि पेपर में पूछा जा सकता है कि ये चैप्टर जो है कौन सी विधा पर आधारित है। तो विधा मैं बताता चल रहा हूँ कि ये विधा है आपकी डायरी और चैप्टर संस्मरण है। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो सब्सक्राइब करते चलें, लाइक शेयर कर लें, उससे शायद किसी को फायदा हो। चलिए मिलते हैं इस चैप्टर के साथ में और पढ़ते हैं कि क्या इसमें दिया गया है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। उन्होंने बताया है अपने जीवन परिचय में कि एक महोदय जिनका देहांत हो जाता है, उन्हीं के को सोच करके उन्होंने लिखा हुआ है कि जो परिंदे हैं, खूबसूरत परिंदे हैं, उनको इंसान को परिंदे से कंपेयर किया है। कह रहे कि एक हुजूम मतलब होता है भीड़ भाड़, जो मृत्यु के बाद सौ के पीछे चलने वाला समाज होता है, वो हुजूम उसको उन्होंने बताया है, क्योंकि ये उर्दू से संबंधित शब्द है हुजूम, जिसका मतलब भीड़ होता है। तो आप इस चीज को समझते चलिएगा। कह रहे हैं कि खामोश वादी में की तरफ अग्रसर है। जो इंसान अब इस धरती को, इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, वो खामोश हो जाते हैं। कहते हैं उनको कोई रोक टोक हो सके संभव नहीं है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली, जो कि स्वयं लेखक हैं। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। अंतहीन, जो खत्म ना होने वाला बोझ होता है, उसको अंतहीन कहते हैं। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो वन पक्षी की तरह प्राकृतिक में विलीन हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि अब जो उनका अंतिम संस्कार है, अंतिम समय है, ऐसा लग रहा है कि वो वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं प्रकृति में। जो जिंदगी की आखिरी 3 गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे, तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत में दोबारा कैसे गा सकेगा। कह रहे हैं लेखक महोदय बहुत ही चिंतित है, दुख है उनको। कह रहे हैं कि अगर इंसान कोई भी है और वो उसकी हरारत मतलब होता है जो इंसान जिंदा होता है उसमें कंपन होना, उसको हरारत बोलते हैं। कह रहे हैं अगर उनकी दिल की धड़कन को दोबारा लौटाना चाहे तो पक्षी दोबारा सपनों के गीत गा नहीं सकेगा, क्योंकि वो तो जो है अंतर विलीन हो गया है। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और अवसारों को प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने के लिए उत्सुक है। लेखक महोदय ने बताया कि जो इंसान है, इंसान की दृष्टि हर चीज को इंसानी नजरिए से देखना चाहती है, जो कि संभव नहीं है। अगर कोई इंसान किसी भी चीज को उसकी नजर से देखे तो शायद वहां पर देखने का जो तरीका है और जो उसके अर्थ हैं वो भिन्न हो जाएंगे। उन्होंने बताया है कि जंगल, पहाड़, झरनों और अवसारों की प्रकृति को नजर से आदमी नहीं देखता है, वो सिर्फ उसको अपने नजर से देखने के लिए उत्सुक रहता है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर रहा। सोता मतलब होता है स्रोत, ठीक है, यहाँ सोने वाला सोता नहीं है। सोता मतलब होता है स्रोत, जैसे गांव में कहते हैं पानी का सोता, तो स्रोत होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बहुत सी जो इंसान होते हैं पक्षियों की आवाज और मधुर संगीत सुनकर जो है उनके अंदर रोमांच का स्रोत फूट एहसास की एहसास की एहसास की ऐसी ही उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम सलीम अली। कह रहे हैं कि एहसास की ऐसी ही जमीन पर जो उनका नाम सलीम अली है। पता नहीं इतिहास में वृंदावन में रासलीला रची थी और शोख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था।
उन्होंने कहा कि ये लोग कहते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा कब हुआ होगा इतिहास में कि श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे। भांड क्या होता है? बड़े बड़े मटके, गगरी, उनको भांड कहते हैं। भांड फोड़े थे और दूध छाली से मुंह भरे थे। दूध छाली मतलब होता है दूध की मलाई से, ठीक है। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। उन्होंने श्री कृष्ण का एग्जाम्पल लिया है कि इतिहास में श्री कृष्ण जी द्वारा इतने क्रियाकलाप कब किए गए होंगे ये पता नहीं, लेकिन उनसे ऐसा लगता था कि जो उन्होंने बंसी बजाई उस बंसी के आवाज से पूरी दुनिया संगीत में हो गई। पता नहीं यह कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। सांवला मतलब होता है जो हल्के से गहरे कलर में होता है, तो सांवला कहते हैं। कहना है कि आज भी अगर कोई वृंदावन जाए तो वो सारी चीजों की याद आ ही जाती है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है कि उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जब ऐसा होगा तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जब भीड़ सुबह जाती है तो लगता है कि एक क्षण की कोई ऐसा होगा जो आएगा और जिसकी बंसी से इस भीड़ के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देने लगता है कि जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू के लिए खाली हुआ है क्या? उन्होंने फिर कहा कि जैसे ही शाम होती है, माली जो वाटिका रक्षक होता है, माली कहता है कि आप यहाँ से जो है एक साइड हो जाइए या फिर निकलिए, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कह रहा हो कि पता नहीं कौन आ टपकेगा यहाँ पे और जो है पूरे वाटिका में जो है माहौल छा जाएगा बांसुरी का। बजाते थे वैसा ही मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा कि मिथक मतलब क्या है? ये भ्रांतियां हैं। मिथक मतलब क्या होता है? भ्रांतियां, ठीक है। यानी कि इन सारी चीजों को अगर हम छोड़ दें तो जो वृंदावन में पहले ही एक इंसान मौजूद है जिसका नाम सलीम अली है और जो पहले से कमजोर है, अगर उस पर एक नजर डाली जाए तो उम्र को सती तक पहुंचाने में थोड़े ही दिन बचे थे। सती मतलब होता है शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष, ठीक है, 100 साल। क्या है, उस इंसान की उम्र 100 साल तक जाने में कुछ ही समय बचा था। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। तो सलीम अली जी बता रहे हैं कि जो मौत का कारण बनी थी वो बीमारी कैंसर थी, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों के से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी, ठीक है। कह रहे हैं कि लास्ट का जो भी समय रहा होगा वो तो नहीं पता, लेकिन अंतिम समय तक उनकी नजर जो है पक्षियों से नहीं हटी और उनकी हिफाजत के लिए पूरा अपना जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। दूरबीन मतलब है चश्मा, ठीक है। हालांकि सलीम अली मौत के बाद ही अपना चश्मा उतारे थे। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ। बर्ड वाचर मतलब जो कि पक्षियों को देख रेख करता है, ठीक है। बर्ड मतलब होता है पक्षी और वाचर मतलब होता है देखना, वाच करना, ठीक है। लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। दूर क्षितिज, क्षितिज मतलब आसमान तक फैली जमीन और झुके आसमान को छू जाने वाली नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। कह रहे हैं कि सलीम अली की आंखों में ऐसा कौन सा जादू था पता नहीं, लेकिन कभी कभी उनको बिना दूरबीन के भी देखा गया था और वो अपनी आंखों से इस प्रकृति के नजारे को बांध लेते थे। सलीम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। उनके लिए प्रकृति हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। वो कह रहे हैं कि वो कभी प्रकृति के अधीन नहीं हुए, वे हमेशा प्रकृति को अपने अधीन देखना चाहते थे और उस प्रकृति के प्रभाव में जीना चाहते थे।
ऐसा बताया है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। गढ़ी मतलब बनाना होता है, गढ़ना। इसके गढ़ने में उनका जीवन साथी तहमीना ने काफी मेहनत पहुंचाई थी। तहमीना उनकी शायद जीवन संगिनी होंगी। तहमीना स्कूल के दिनों में उसकी सहपाठी रही थी। कह रही जो तहमीना है वो स्कूल के दिनों में उनके साथ ही पढ़ा करती थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। कह रहे हैं कि एक लंबे समय की बात है और इनको पता चल गया था अपने अनुभवों से कि जो है साइलेंट वैली जो केरल में है वो रेगिस्तानी हवा जो है लेकर के आएगी और उस वैली को जो है थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएगी। तो इसका अनुरोध लेकर के जो चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय, तो अनुरोध लेकर के उनसे मिले थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। और चौधरी चरण सिंह जी जो थे, जो अपने यहाँ लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया था, आप लोग जानते होंगे, वो चौधरी चरण सिंह के नाम से ही बना है। तो वो जमीन से जुड़े नेता थे, वो इन सब चीजों का हाल जानते थे। पर्यावरण से संभावित खतरों का जो चित्र सलीम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। तो सलीम अली साहब जब चौधरी चरण सिंह से मिले और बताया कि ऐसी स्थिति है, तो वो स्थिति उनकी आंखों में आंसू ला दी। आज सलीम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है? अब सोंधी माटी पर उगने के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। लेखक महोदय सोच रहे हैं कि अब ऐसा कौन है जो बचा है। सब तो चले गए, चौधरी साहब भी चले गए, सलीम अली भी चले गए। सोंधी होती है, एक भीनी भीनी सी खुशबू होती है, तो उसको सोंधापन कहते हैं। जब सावन की पहली बूंद बरसती है गर्मी के बाद में, तो मिट्टी से उठने वाली जो खुशबू होती है वो सोंधी होती है। या फिर जिन लोगों के घर में आज भी मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता है, जैसे मेरे यहाँ ही बनता है, और उसके बाद मिट्टी के चूल्हे में खाना बनने के बाद में जब उसमें से खुशबू निकलती है, जब उसको जो है पोत दिया जाता है, पोतने के बाद अगर चूल्हा हल्का सा गीला होने के बाद में जब जलाया जाता है, नम रहता है चूल्हा, उसको जलाया जाता है, तो मिट्टी सूखने के बाद जो खुशबू निकलती है उसको सोंधापन कहते हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प कौन लेगा? ये क्वेश्चन मार्क हमेशा बना रहा लेखक महोदय के बीच में। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? फिर उन्होंने कहा ऐसा कौन है जो लद्दाख और हिमालय में जो बर्फीली जमीनों में पक्षी जीते हैं उनकी वकालत कौन करेगा, मतलब उनके बारे में कौन सोचेगा? सलीम अली ने अपनी कथा का नाम रखा है फॉल ऑफ आ स्पैरो। ये आत्मकथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं उससे भी ज्यादा ये क्वेश्चन में आ सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। महत्वपूर्ण है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन यकीन मानिए पढ़ा पढ़ाया कभी भी उतना सटीक नहीं आता है जितना ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं। इसीलिए आप इसको मार्क करते चलिएगा। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव। मुझे महसूस होता है मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। जब D.H. लॉरेंस की मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कई लोगों ने कि भाई उनके बारे में लिखिए, तो उन्होंने लिखने से मना कर दिया, कहने लगे मेरे लिए तो असंभव है, और मेरी छत पे मुड़ेर पे जो गौरैया बैठती है वह उनके बारे में ढेर सारी बातें जानती होगी, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रंगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को, शब्दों को जामा पहनाना मतलब एक नया रूप देना। मेरे छत पर यकीन है मेरे छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। लॉरेंस ने बताया, मिसेस लॉरेंस ने बताया कि भले कुछ भी हो, वो हमारे तन मन में समाये हुए थे, हम सब कुछ उनके बारे में जानते हैं, लेकिन जितना उन्होंने पक्षियों के बारे में लिखा है
अगर उनको मैं अपने शब्दों में बयां करूं तो ये गलत होगा। ये सारी चीज पक्षी या गौरैया मेरे से ज्यादा जानते हैं और उनकी जानकारी रखते हैं। प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहे, जब थोड़ा सा उलझे हुए। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। डिगा मतलब होता है विचलित होना। वो लॉरेंस की तरह नौसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। जिस गौरैया की बात कर रहे हैं वो गौरैया घायल होकर एयरगन से गिरी थी और उन्होंने उनकी सेवा की थी। उसके बाद में फिर उन्हीं के साथ इनका पक्षियों के साथ और प्रकृति के साथ में सफर चालू हो गया और उन्होंने कहा कि एक तरीके का नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप उन्होंने बना दिया था। सलीम अली प्रकृति की दुनिया का एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। अथाह सागर मतलब जिसकी थाह ना हो, जिसकी गहराई ना नापी जा सके, अथाह बोलते हैं। जो लोग भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं उन्हें आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोज पूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम हैं सलीम अली, तुम लौटोगे ना? विस्मयादि बोधक चिन्ह इसको कहते हैं। और विस्मय होता है क्या तुम लौटोगे। बहुत ही अच्छी कहानी, रोमांचक कहानी, प्रकृति के प्रति संदेश को व्याप्त करने वाली और लोगों के रंगों में एक नया उत्साह प्रकृति के प्रति भरने वाली ये कहानी संस्मरण है जो कि यादों को दर्शाता है। इस तरीके से इस पाठ का अंत होता है। हर एक पाठ एक नई चीज बता रहा है। पढ़ने के साथ अगर आप लोग इसे जीवन में धारण करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये क्वेश्चन आंसर है, इनको देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आपको ना मिले। तो इस तरीके से जो है होता है। यहाँ पे एक लोकगीत दिया गया है। अरे अरे श्यामी चिड़ैया जरखवे मति बुलहू, मोर चिड़ई अरे मोर चिड़ई सिरकी भीतर बनी जरवा, जगाई ले आवो मनई ले आवो, कौने बरन उनकी सिरकी कौने रंग बरदी, बहनी कवने बरन बंजरवा जगाई ले आई मनई ले आई, जरद बरन उनकी सिरकी उजले रंग बरदी, समर बरन बंजरवा जगाई ले आओ मनई ले आओ। तो ये लोकगीत है, अच्छा लिखा है, इसको देख लीजिएगा। तो आगे इसमें कुछ बहुत नहीं है, शब्द संपदा को छोड़ करके, और आप सब संपदा नोट कर लेंगे तो अच्छा होगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। ये पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। जो लोग चैनल पे हैं पहली बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर लें और कमेंट के माध्यम से कम ये तो बता दें कि इन पाठ का आपको कुछ फायदा मिल रहा है, तो हमें बताते चलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय।